which we are having in this chapter is about internet. That what do we basically mean by the term internet? What is internet? Internet is one of the largest information databases. Okay, चलो. It has become a vital part of our life. As we all know, internet आज के टाइम पे हमारी लाइफ एक बहुत vital part है. Internet stands for International Network of Computers. इंटरनेट को क्या बोला जाता है? इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेट. ओके, इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जहाँ पे सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं एंड इनके थ्रू यूजर क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या वेरियस रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं विद ईच अदर. इंटरनेट कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का यूज़ करता है, कॉमन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस का यूज़ करता है फिजिकल बैकबोन प्रोवाइड करने के लिए फॉर द मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. ओके, द tasks that were usually performed through person interactions such as banking, shopping or communication can now be done online. जो टास्क पहले जिसमें हमें पर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती थी, दैट इज़ लाइक बैंकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, अब हम उसे इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं. हम डेटा एंड इंफॉर्मेशन को अक्रॉस द ग्लोब इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं एंड इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ स्मॉल एंड कन्वीनियंट प्लेस टू लिव इन. इंटरनेट ने क्या करा है, हमारे वर्ल्ड को एक स्मॉल एंड कन्वीनियंट प्लेस बना दिया वेयर वी ऑल कैन सर्वाइव. टुडे द बर्ड्स वर्ड इज ओनली इंटरनेट. आज के टाइम पे जो बज़ वर्ड है वो सिर्फ इंटरनेट है. सो नेटवर्क ऑफ इंटरनेट इज गेटिंग वाइडर विद ईच पासिंग डे. सो ये जो हमारा नेटवर्क है इंटरनेट का, ये हर दिन के साथ क्या वाइडर होता जा रहा है. एंड इसको एनालाइज करने के लिए कि कैसे इंटरनेट का जो यूज़ है वो फास्टली ग्रो कर रहा है, यू हैव टू पिक एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन. आप कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर उठाओ एंड केयरफुली उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको आप एब्जॉर्ब करें. सो आप क्या रियलाइज़ करेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक एंटरप्राइज की एक वेबसाइट है जिसमें उसके साथ कोई एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर होता है. हर एक ऑर्गेनाइज अपना जो प्रेजेंस है वो बना रही है ऑन दी इंटरनेट. ओके, चलो. सो इंटरनेट इज़ अ बून टू दी वर्ल्ड. इंटरनेट क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बून है. ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट जो है हमारी लाइफ का, इट इज़ ऑलमोस्ट बीइंग टच्ड बाय द इंटरनेट. एंड इंटरेस्टिंगली इंटरनेट हमें 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, चलो. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? सो नंबर 1 इज एजुकेशन. सो सबसे पहला एडवांटेज जो इंटरनेट का है दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इंटरनेट ने हमारे जो ट्रेडिशनल पुराना लर्निंग सिस्टम था उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है. इसको हम वाइडली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके स्कॉलर्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो. सो एनी वन वी कैन यूज़ द इंटरनेट टू लर्न एनी वेयर एंड एनी टाइम बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट. ओके, सो इट हैज़ शोन ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन. ओके, हायर एजुकेशन पे भी काफ़ी इसका अच्छा इम्पैक्ट है बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज आपके ऑफर करती है. इग्नू, यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर दिस फैसिलिटी. ओके, इंटरनेट इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू पब्लिश पेपर्स एंड आर्टिकल्स. चल, now the next advantage of usage of internet is in convenient mode of communication. So internet के थ्रू क्या एक इंटरनेट अपने आप में convenient and economical mode है communication का. यूजर्स इंटरनेट का यूज़ करके easily communicate कर सकते हैं जो कि आपके different sources या different services available है इंटरनेट पे, like email, chat, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेंजर. सो ये सारी आपके फैसिलिटीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू यूजर्स इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एनी अदर अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस. सो इंटरनेट ने काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के लिए भी ऑफर करी हैं सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, एंड इट हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो. मीटिंग्स जो है दे कैन बी कंडक्टेड इनएक्सपेंसिवली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी जिसमें आपको फिजिकली उस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है ऑफिस से होम, होम से ऑफिस इजीली ऑनलाइन मोड पे करी जा सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. व्हाट इज ई कॉमर्स? सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज फॉर एनी टाइप ऑफ कॉमर्शियल और बिजनेस दैट डील involves the transfer of information across the globe by using the internet. So e-commerce एक कॉन्सेप्ट है जिसको किसी भी टाइप के कॉमर्शियल या बिजनेस डील में यूज़ किया जाता है एंड उसके अंदर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है अक्रॉस द ग्लोब बाय द इंटरनेट. आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका खुद का पोर्टल या वेबसाइट है एंड दे यूज़ इट फॉर द ई कॉमर्स पर्पज़. ओके, ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में एंड इस वक्त हम कोई भी पॉसिबल गुड एंड सर्विस को ईजिली परचेज कर सकते हैं डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल से अराउंड द
वर्ल्ड. ओके, इसके थ्रू आप बस, फ्लाइट, ट्रेन, होटल रूम्स, इनके लिए टिकट्स भी आप इजिली बुक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. सो एंटरटेनमेंट के एंड मीडिया फील्ड में भी इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि डाउनलोडिंग गेम्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, विजिटिंग चैट रूम, सर्फिंग द वेब. तो ये कुछ कॉमन यूजेस है जिसके थ्रू जो पीपल है दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इंटरनेट. इंटरनेट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन रीड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड बुक्स ऑनलाइन मोड ऑल्सो. Now, next is social networking. So, what is it? It is the latest way to communicate. Social networking एक सबसे लेटेस्ट वे है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट और व्यूज. एग्जाम्पल्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, माई स्पेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट कम टू फोरम. इंटरनेट में फोरम एक ऑनलाइन डिस्कशन साइट है जहाँ पे माइंडेड पीपल कॉन्वर्सेशन को होल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिटनेस. सो इंटरनेट एक हेल्दी रोल प्ले कर रहा है इन प्रोवाइडिंग द एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड फिटनेस ऑल्सो. डिफरेंट मेडिकल साइट्स का यूज़ करके एक पर्सन क्या वेरियस डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, उनके क्योर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं, वी कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज बाय द इंटरनेट. नाउ these were the advantages of internet, but as we all know that every coin has two sides, that is head and tail. Similarly, every concept has two phases, that is advantages and disadvantages. So as we have discussed the advantages, now it's time for the disadvantages of internet. And the very first is what? Regarding virus threat. Okay, so the internet क्या है? एक tool है, लेकिन इसको हमें काफ़ी कॉशंस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज इसके मिसयूज जो है वो काफ़ी हैजार्डस हो सकते हैं. सो नंबर वन इज़ व्हाट? वायरस थ्रेट. तो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू वायरस अटैक. एंड ये वायरस अटैक्स के थ्रू आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस, हार्डवेयर माल फंक्शनिंग. ओके, सो दिस कुड बी पॉसिबल. नेक्स्ट इज स्पैमिंग. सो स्पैमिंग मीन्स व्हाट? अनवांटेड ईमेल्स. स्पैमिंग मतलब होता है अनवांटेड ईमेल्स जो कि आपके कॉमर्शियल नेचर के होते हैं एंड इनको इनडिस्क्रिमिनेटली सेंड किया जाता है मल्टीपल मेलिंग लिस्ट, इंडिविजुअल्स या न्यूज़ ग्रुप पे. इसका जो अननेसेसरी यूज़ है, ओके, ये क्या करता है? अननेसेसरी सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करता है एंड इसके थ्रू कंप्यूटर वायरस को भी या कुछ और मलिशियस सॉफ्टवेयर को भी सेंड किया जाता है टू दी डिफरेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो इंटरनेट एक मेन सोर्स ऑफ पायरेसी, प्लेगरिज्म एंड अदर इविल इश्यूज है जो आपके प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं. सो किसी भी एक पर्सन को काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है जब वो किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है, सच एज नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा, बिकॉज इनको हैकर्स या जो क्रैकर्स होते हैं वो मिसयूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्सनल मॉनेटरी गेन्स. ओके, ऐसे एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं या एप्लीकेशंस को डिस्टर्ब करते हैं वायरस स्प्रेड करके एंड प्रोग्राम के लॉजिक्स एंड आउटपुट्स को चेंज करके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू पोर्नोग्राफी. सो पोर्नोग्राफी क्या है? एक मेजर इशू है जो इंटरनेट के थ्रू पोस्ट किया जाता है. काफ़ी सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं इंटरनेट पे जो इजीली फाउंड होती हैं एंड दे कैन बी हजार्डस टू द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी कम टू साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म एक सीरियस थ्रेट है टू द वर्ल्ड आज के टाइम पे. जितने भी मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये टारगेट अटैक्स पावर प्लांट, बैंक, कमर्शियल एरियाज, बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इन सबको करते हैं एंड ये रिमोटेडली कनेक्ट किए जा सकते हैं, कंडक्टेड किए जा सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, जो काफ़ी कम एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल टेररिस्ट मेथड. नेक्स्ट इज टाइम वेस्टेज. ऑल्दो इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर्स को, लेकिन फिर भी जनरली पीपल बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं नेट को सर्फ करने में. और इसके थ्रू जो हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होता है अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, फैमिलीज के साथ, वो काफ़ी कम होने लगता है, जिससे हमारी जो सोशलाइजिंग स्किल्स एंड हेल्थ है वो इफेक्ट होती है. ओके, चलो, दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज कंप्यूटिंग एथिक्स. सो एथिक्स क्या है? मॉरल सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल. मॉरल प्रिंसिपल्स का सेट जो किसी भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करता है. सिमिलरली कंप्यूटिंग एथिक्स क्या है? सेट ऑफ प्रोसीजर्स, मॉरल प्रिंसिपल्स या एथिकल प्रैक्टिसेस जो कंप्यूटर के यूज को रेगुलेट करते हैं.
ओके ये कहाँ फोकस करता है? एथिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे, एंड इसके अंदर जितने भी न्यू इश्यूज हैं जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज रेज करती है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं. सो बेसिकली इसका एम होता है आईटी यूजर्स को एनकरेज करने का टू बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी to judicially, respect view of others and acknowledge the rights and properties of the people on the internet. So कुछ common ethical guidelines है जो हमें follow करनी चाहिए while using a computer which they have been discussed. So number one is what? Do not use computer टेक्नोलॉजी टू कॉज डिस्ट्रप्शन और इंटरफेरेंस. हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कभी भी यूज़ किसी दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब या दूसरे कंप्यूटर या यूज़र वर्क में इंटरफेयर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके किसी भी पर्सन के कंप्यूटर डेटा पे हमें स्पाई नहीं करना है या किसी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए नहीं करना चाहिए. ओके डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें कभी भी हमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है. अवॉइड बाइंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उन्हें हमें नहीं बाय करना है. हमें हमेशा उन पे फॉर सॉफ्टवेयर अनलेस इट इज फ्री. ओके नाउ डू नॉट यूज समवन एल्स कंप्यूटर. किसी दूसरे के कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज नहीं करना किसी ऑथराइजेशन के बिना. देन इट इज रॉन्ग टू क्लेम ओनरशिप ऑन अ वर्क. ठीक है किसी वर्क पे जो हम ओनरशिप क्लेम करते हैं वो भी गलत है, जो कि क्या है एक आउटपुट होता है किसी भी पर्सन के इंटेलेक्ट का. नेक्स्ट बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर. किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले आपको उसकी जो सोशल इम्पैक्ट है उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस विद द फेलो मेम्बर्स. जो आपके फेलो मेम्बर्स हैं उनके इसलिए आपको काफ़ी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस होना चाहिए जब आप उनसे इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो. ओके चलो नाउ अनएथिकल प्रैक्टिसेस. सो इस सेक्शन में हम कुछ कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है. ओके सो नंबर वन इज प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म क्या है? यूसेज और इमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अनदर पर्सन प्रोजेक्टेड एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क. सो प्लेगरिज्म क्या है? किसी भी दूसरे पर्सन की जो लैंग्वेज है ये जो थॉट्स हैं उनका यूज़ करना, उनका इमिटेशन करना जैसे कि उनके खुद के ओरिजिनल वर्क में हुआ होता है. ओके इसको हम एक क्राइम या फ्रॉडलेंट एक्ट कंसिडर करते हैं. जैसे कि द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये डिस्क्राइब करता है प्लेगरिज्म को कैसे कि टू स्टील एंड पास ऑफ. किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को स्टील या पास करना जैसे कि वो हमारी खुद की ही हो. ओके चलो या फिर टू यूज़ अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स. दूसरे के प्रोडक्शन को क्या करना? यूज़ करना. आप उसमें सोर्स का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो कि हमने इसे कहाँ से लिया है, उसको आप अपना कंसिडर करके सामने ट्रांसफ़र कर रहे हो. नेक्स्ट कोई लिटरली थेफ्ट को कमिट करना या टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स. ओके चलो नाउ so international copyright laws also state that expression of original ideas is considered as intellectual property and is protected by copyright laws. So international copyright लॉज क्या कहते हैं कि जो ओरिजिनल आइडियाज़ के एक्सप्रेशन है इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है एंड इनको कॉपीराइट लॉज के थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि ओरिजिनल इन्वेंशंस करते हैं. सो ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस आपके कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं एज लॉन्ग एज दे आर रिकॉर्डेड इन सम मैनर सच एज अ बुक और अ कंप्यूटर फाइल. सो प्लेगरिज्म आज के टाइप पे काफ़ी इजी है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इतने आ गए हैं लाइक वेब सर्चिंग, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन एंड बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो आपके केयरलेसनेस, लेजीनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड एरोगेंस के साथ लिंक्ड होते हैं एंड दे आर द मेजर रीजंस ऑफ प्लेगरिज्म. नाउ नेक्स्ट टू कम स्टेप्स टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म. अब इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सिंपलेस्ट वे क्या है आपका? सिटेशन means acknowledging the original writer and the source from where the material has been taken is called citation. ओके क्या करना है? जो ओरिजिनल राइटर है उसको एक्नॉलेज करना या जो सोर्स जहाँ से आपने उस मटेरियल को उठाया है उसको एक्नॉलेज करना, इसी को सिटेशन कहा जाता है. अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक व्हाट ऑल द सोर्सेज आर नाइदर एक्यूरेट. जितने भी सोर्सेज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं, ना ही वो उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं एज एक्यूरेट जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करी है. इसीलिए एक पर्सन को सोर्स को स्पेसिफाई ज़रूर करना चाहिए जिसके थ्रू रीडर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द बेसिस कि वो जो आइडियाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या जो उनके रिसर्च का एक्सटेंट है वो कितना एक्यूरेट है. सो सिटेशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके रिसोर्स को. सेकेंडली प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए आप किसी मटेरियल को रिफ्रेज कर सकते हैं. थर्ड आप कोटेशनल मार्क्स का यूज कर सकते हैं ऑल अराउंड द कोटेड वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन टू अवॉइड प्लेगरिज्म.
नाउ इन द एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स को भी इंकरेज किया जाना चाहिए अपने खुद के ओरिजिनल एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, इवन इफ दे विश टू प्रेफर द रिसोर्सेज, अगर वो रिसोर्सेज को भी रेफर कर रहे हैं तो भी उन्हें हमें जो पैटर्न है रेफरेंसेस के उनके बारे में अवेयर करना है. इन दिस मैनर प्लेगरिज्म कैन बी अवॉइडेड एंड स्टूडेंट्स कुड बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड ब्रिंग आउट देयर ओन ओरिजिनलिटी. ओके, चलिए. नाउ next we come to cyberbullying. What is cyberbullying? It is an act of harming, harassing or targeting a person. किसी भी पर्सन को हार्म, हैरेस या टारगेट करना किसी दूसरे पर्सन के थ्रू इंटरनेट का यूज़ करके, इसे आप एक क्या कहते हो, साइबर बुलिंग बोलते हो. एंड एक डेलिबरेट मैनर में जब किया जाता है इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड ओनली. तो इसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड है, जैसे कि इंसल्टिंग रिमार्क्स, threatening messages sent by email, spreading rumors about the person either by emails or social networking site, posting embarrassing photos and videos to hurt the person, derogatory remarks against gender, race, religion or nationality. So ये सारे आपके क्या है वो एक्ट हैं जो साइबर बुलिंग में इंक्लूडेड होंगे. Now, what are the steps to prevent cyberbullying? Number 1, do not disclose your identity. आपको कभी भी अपनी आइडेंटिटी किसी अननोन पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट, सेफ गार्ड योर पासवर्ड. अपना पासवर्ड या जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उनको आपको इंक्विजिटिव पीयर से सेफ रखना है. आपको कभी भी बुलीज, डू नॉट गिव बुलीज एनी अपॉर्चुनिटी. बुलीज को किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको ऐसी प्रोवाइड नहीं करना जहां वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिसयूज कर सके. नेक्स्ट, सर्च द वेयर अबाउट्स ऑफ द पर्सन के वेयर अबाउट्स के बारे में सर्च करना चाहिए जो आपको ऑनलाइन मोड पे मिले हैं. एंड नो अबाउट द फुली बिफोर एक्सटेंडिंग अ हैंडशेक. एंड उनके साथ फ्रेंडशिप को आगे एक्सटेंड करने से पहले आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है. आपको अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए सो दैट सिर्फ आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स ही उनको चेक कर सकें. नेक्स्ट, इफ़ यू आर साइबर बुलिड बाय समवन, अगर आपको कोई साइबर बुली कर देता है सो डू नॉट रिमेन साइलेंट. आपको फिर शांत सही रहना है. आपको क्या एक्शन लेना चाहिए साइबर बुलिंग के अगेंस्ट. ओके, डू नॉट बी रिपल्सिव इन योर लैंग्वेज एंड रादर ब्लॉक द कम्युनिकेशन विद द साइबर बुलियर. शेयर दिस प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग क्या है? एक्ट ऑफ सेंडिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ईमेल जो है यूज़र को सेंड किया जाता है एंड उसको मिसलीड किया जाता है टू बिलीव कि ये एक ट्रस्टेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से आया है. सो ऐसे ईमेल को जो भेजते हैं दैट इज नोन एज फिशिंग. यूज़र से बोला जाता है टू विजिट अ वेबसाइट जहाँ पे उस पर्सन को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट या वैलिडेट करना होता है, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा. इस तरीके से जो वो फेक वेबसाइट्स के ऑपरेटर्स होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को स्टील कर लेते हैं एंड देन दे कमिट क्राइम्स इन योर नेम. आपके नेम से सारे क्राइम्स करते हैं एंड इसके थ्रू आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है एंड आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं. So what are the steps to prevent phishing? The number 1, identify suspected phishing emails. सबसे पहले आपको जो ये suspected phishing emails है इनको identify करना है जो कि एक unrecognized senders के थ्रू किए जाते हैं. Okay, so guard against scam. Next, do not click on links. कोई भी लिंक या डाउनलोड फाइल, मतलब किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है या किसी भी फाइल या को ओपन नहीं करना चाहिए, डाउनलोड नहीं करना है, या जो अटैचमेंट्स ईमेल्स के साथ आते हैं उन्हें आप ओपन नहीं करोगे अगर ये सब आपके किसी अननोन सेंडर से आपको मिले हैं. कुल मिला के अननोन सेंडर के सेंड किए हुए लिंक पे क्लिक नहीं करना, फाइल को डाउनलोड नहीं करना, ना ही उनके ईमेल्स के अटैचमेंट को ओपन करना है. नेक्स्ट, वो सभी लिंक्स जो आपके ईमेल्स में आते हैं और उसमें पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है. नेक्स्ट, एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को आप एनहांस कर सकते हो उसको फायरवॉल, स्पैम फिल्टर्स, एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करके. नेक्स्ट, डू नॉट डाइवर्ज पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको फ़ोन पर डाइवर्ज नहीं करना जब तक आप उस कॉल को इनिशिएट नहीं करते. एंटर योर सेंसिटिव डेटा. अपने सेंसिटिव डेटा को आपको सिक्योर्ड वेबसाइट्स पे ही एंटर करना चाहिए. URL जो होते हैं सिक्योर्ड वेबसाइट्स के वो स्टार्ट किए जाते हैं लाइक दिस, HTTPS. इस जगह से आपके URL स्टार्ट होंगे जो भी आपके सिक्योर्ड वेबसाइट्स होंगी, है ना. एंड आपका जो ब्राउजर है वो ग्रीन कलर आइकन जो है वो डिस्प्ले करता है ऑफ द क्लोज्ड लॉक. आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को एंड बैंक स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है इस इंश्योर करने के लिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन उसके थ्रू ना हुई हो. ओके, चलो. तो नेक्स्ट इज हैकिंग.
What is hacking? Hacking refers to an illegal intrusion into a computer system or network. एक illegal तरीके से किसी computer system या network में intrusion करना is known as hacking. Hackers जो हैं highly technical people होते हैं जो कि secretly आपके computers में को break करते हैं और आपकी जितना भी important data है उसको स्टील कर लेता है, कभी कभी आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. हैकर सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा स्टील नहीं करते, बस इनफैक्ट वो आपकी जो एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स हैं उनको भी हैक करते हैं टू चेंज द प्रोग्राम लॉजिक्स. ओके, हैकर्स यूजुअली आपके डेटा के साथ टेम्पर करते हैं अनएथिकल पर्पसेस के लिए, सच जस्ट फॉर एन ऑब्सेशन टू ब्रेक द सिस्टम सिक्योरिटीज. ऑल्दो हैकिंग आपकी किसी भी कंसेंट के बिना करी जा सकती है फ्रॉम द यूजर्स, लेकिन येट इट इज़ नॉट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, लेकिन हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है. हैकिंग आपकी एक अच्छे कॉज के लिए भी करी जा सकती है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जिसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं. ओके, चलो, सो एक इक्वलेंट टर्म है हैकिंग के इक्वल, जिसको आप बोलते हो क्रैकिंग. क्रैकिंग क्या है? यहाँ पे क्रैकर्स भी आपके टेक्निकल पीपल ही होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिस्टम्स को ब्रेक करने में, अनइम्पॉर्टेंट डेटा को स्टील करने में, सच एज फाइनेंशियल डिटेल्स और पासवर्ड एक्सेट्रा. समटाइम्स व्हाट दे डू, ये आपके की लॉगर्स का भी यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए. क्रैकर्स ऑल्सो कॉज हार्म. क्रैकर्स आपके कंप्यूटर्स को हार्म भी कर सकते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द डेटा ऑफ दैट सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपके एप्लीकेशंस को डिस्टर्ब करते हैं कुछ मालवेयर्स को स्प्रेड करके, जिसके थ्रू जो प्रोग्राम लॉजिक्स एंड आउटपुट्स है वो चेंज हो जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट हैकिंग? हैकिंग को प्रिवेंट करने के क्या स्टेप्स हो सकते हैं? नंबर 1, आपको अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए और उनको पीरियडिकली चेंज करते रहना चाहिए. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अपडेट करना है, या फिर जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर है लाइक एंटीवायरस वगैरह, इन्हें आप अपडेट करते रहे फ्रीक्वेंटली. देन आपको जो ओपन वाईफाई होते हैं इनको यूज़ करना अवॉइड करना है, बिकॉज ये क्या ईजी बना देते हैं हैकर्स के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए एंड जो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है वो डाउनलोड करने के लिए. ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ सिक्योर वेबसाइट्स. हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप सिक्योर वेबसाइट्स का ही यूज़ करो. ओके, उनके जो ग्रीन लॉक साइन होते हैं उनको देखकर, या जो HTTPS होता है एड्रेस बार पे उसको देखकर. इसके थ्रू क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो सेंसिटिव डाटा है आपके डिवाइस के थ्रू पास हो रहा है वो इनक्रिप्टेड हो, एंड इसके थ्रू जो हैकर्स है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए इन्फॉर्मेशन को सील करना. नेक्स्ट, ऑलवेज चेक परमिशंस. ओके, हमेशा जो परमिशंस एंड ऑथेंटिसिटी होती हैं ऐप्स पे, उनके लिए आपको चेक करना है उनको इंस्टॉल करने से पहले. ओके, आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो ऐप्स है वो क्या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना करें. फॉर एग्जाम्पल अ ड्राइंग ऐप का जो एक्सेस है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपके नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को आपको अपनी वेबसाइट पे स्टोर नहीं करना है. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पैमिंग. स्पैम क्या है? स्पैम अगेन अनवांटेड बल्क ईमेल्स होते हैं, बल्क में ईमेल्स होते हैं अनवांटेड जो किसी स्ट्रेंज सोर्स से आते हैं. स्पैम जनरली आपका लार्ज नंबर में सेंड किया जाता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए. स्पैमिंग में मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम मैसेजेस की मिलियन ऑफ कॉपीज को ईमेल यूजर्स को सेंड किया जाता है वर्ल्ड वाइडली. स्पैम एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है, बिकॉज ये आपका यूज़ किया जाता है ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, इन सबको सेंड करने के लिए. एंड जो टारगेटेड फिशिंग अटैक्स है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्पैम के थ्रू. ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई स्पैम. कैसे हम स्पैम को आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैसेजेस दैट डू नॉट इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस, वो मैसेजेस जिसके अंदर ईमेल एड्रेस नहीं होता है आपका टू या CC में. ओके, ये जो फील्ड होते हैं ये आपके कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्पैम ही होते हैं. उसके अलावा कुछ स्पैम है जिनके अंदर ऑफेंसिव लैंग्वेजेस या लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स के लिए इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पैम ओनली. नेक्स्ट पे कम टू स्टेप्स टू प्रिवेंट स्पैमिंग. अब स्पैमिंग को प्रिवेंट करने के क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, जो भी आपकी स्पैम फिल्टरिंग या ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर है इन्हें आपको इंस्टॉल करना है. अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी ईमेल आपका स्पैम है तो आपको उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जस्ट डिलीट इट. ओके, नेक्स्ट, कंसिडर डिसेबलिंग द ईमेल क्लाइंट्स प्रीव्यू पेन एंड रीडिंग ईमेल्स इन प्लेन टेक्स्ट. आपको क्या जो ईमेल क्लाइंट्स प्रीव्यू पेन है उनको डिसेबल करना है एंड ईमेल्स को प्लेन टेक्स्ट में ही रीड करना है. जितने भी इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं किसी पर्सन से जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उनको आपको रिजेक्ट करना है. किसी भी URL लिंक पे क्लिक नहीं करना है विद इन इंस्टेंट मैसेंजर जब तक वो आपको किसी एक नोन सोर्स से नहीं मिलता. नेक्स्ट, अपने सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस को अप टू डेट हमें क्या रखना चाहिए. ओके, चलो,
So in this digital era there has been a significant increase in the use of technology. तो आज के टाइम का जो डिजिटल एरा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है तो हमारे प्राइवेसी पैरामीटर्स जो है वो सारे डिमिनिश होते जा रहे हैं. इंटरनेट कॉमनली वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन और एनी टॉपिक एंड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. इंटरनेट का यूज़ आपके प्राइवेसी राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है या कोई भी आप पर्सन के पर्सनल डेटा को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है. सो प्राइवेसी एक मेजर कंसर्न है किसी की भी लाइफ में, एंड द राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन किया जाता है एज अ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू डिटरमाइन व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट देम कुड बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स. सो प्राइवेसी इश्यूज आपके पिक्चर में आते हैं जब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, यूज एंड शेयर किया जाता है उस ऑथराइज पर्सन या बिजनेस के कंसर्न के बिना. ओके चलो, सो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए इन्फ्रिंगमेंट ऑफ प्राइवेसी को अवॉइड करने के लिए. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी? नंबर 1, बी केयरफुल बाय शेयरिंग अ पर्सनल प्रोफाइल. अपने पर्सनल प्रोफाइल को शेयर करने से पहले आपको केयरफुल रहना चाहिए किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर. खुद के जो लॉग इन डिटेल्स हैं वो आप कभी किसी के साथ शेयर ना करें. ओके, सेंसिटिव डेटा जो होता है अगर वो यूज़ में नहीं है, यू शुड डिलीट इट. नेक्स्ट, कभी भी कोई लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है जो आपको टेक्स्ट या ईमेल के थ्रू क्यों ना आ रहा हो फ्रॉम एन अननोन सेंडर. नेक्स्ट, अपने ऑनलाइन प्राइवेसी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जो कुकीज़ होती हैं उनको डिसेबल करके इन द वेब ब्राउज़र जो भी आप यूज़ कर रहे हैं. कुकी क्या होता है? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल, छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र डायरेक्टरी पे स्टोर रहती है, एंड वो इंफॉर्मेशन जो है आपके रिगार्डिंग उसको ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू कलेक्ट करती है एंड उसको वापस होस्ट को रिपोर्ट करती है. आप कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को अगेंस्ट इंट्रूशंस एंड इन्फेक्शंस के प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट, आप अपने सिस्टम को लॉकअप करके रखें व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी. सो जब आपका सॉफ्टवेयर कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इलीगली, उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं. एक लाइसेंस या कॉपीराइट की ज़रूरत होती है जेन्युइन जो प्रोग्राम्स होता है किसी भी पर्सन के उसको कॉपी करने के लिए. सो यू एनकरेज सॉफ्टवेयर पायरेसी. आप सॉफ्टवेयर पायरेसी को एनकरेज करते हो जब आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो. जैसे कि यू परचेज अ सिंगल लाइसेंस कॉपी. आपने किसी सॉफ्टवेयर के सिंगल लाइसेंस कॉपी को परचेज किया और उसको सेवरल कंप्यूटर्स पे लोड कर दिया, ठीक है, टू द लाइसेंस टर्म्स. इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लिफ्टिंग कहते हैं. नेक्स्ट, अगर आप क्या कर रहे हो? अनऑथराइज कॉपीज बना रहे हो किसी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर की और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कह सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आप किसी अनऑथराइज कॉपी को, सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज कॉपी को इंस्टॉल करते हैं हार्ड डिस्क पे किसी पर्सनल कंप्यूटर की, दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी. नेक्स्ट, किसी अनऑथराइज सेलिंग ऑफ कंप्यूटर. अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज सेलिंग करते हैं टेम्पररी यूज़ के लिए, या उसको सेल या बाय करते हैं सॉफ्टवेयर सीडीज़ या डीवीडीज़ को रेंट पर, दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर पायरेसी. तो सॉफ्टवेयर पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट द स्टेप्स और मेजर्स विच वी कुड टेक इज नंबर 1, बाय द लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर की आपको हमेशा कैसी लाइसेंस्ड कॉपी को खरीदना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है लाइसेंस की. ओके, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भी आप खरीद रहे हो उसके कंडीशंस को आपको फॉलो करना है. कभी भी उनकी कॉपी नहीं बनानी है, ना ही उनको हमें सर्कुलेट करना चाहिए. नेक्स्ट, हमेशा सॉफ्टवेयर सीरीज़ को परचेज करना चाहिए किसी रेप्यूटेड सेलर से जो कि आपको जेन्युइन हो. ओके, एंड जितने भी इलीगल सीरीज़ आपके फ्रेंड्स देते हैं आपके फेवरेट म्यूजिक या मूवीज़ को वॉच करने के लिए, यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज. नेक्स्ट, अगर सॉफ्टवेयर आपका ऑनलाइन अवेलेबल है सो आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से. एंड नेक्स्ट, आपको अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करना चाहिए सॉफ्ट लिफ्टिंग अवॉइड करने के लिए. Now, intellectual property right. What is it? It is a term that refers to the illegal property right of a person over his or her creation of mind, both artistic and commercial. So, intellectual property right एक term है जिसको हम use करते हैं किसे refer करने के लिए, जो किसी person के legal property right होते हैं किसी उसके खुद के mind क्रिएशन के रिगार्डिंग. उसने कोई चीज़ क्रिएट करी है अपने आर्टिस्टिक या कॉमर्शियल लेवल पर, तो उसके जो क्रिएशंस हैं उस पर जो उसका प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी राइट है, दैट इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर जो ओनर्स हैं उनको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांट किए जाते हैं ओवर द यूज़ ऑफ द क्रिएशन such as musical, literary and artistic work for a certain period of time. And ये rights ensure करते हैं कि जो creator का hard work है वो safe रहे and किसी unauthorized copying and piracy से protected रहे. Okay,
तो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो क्या क्या स्टेप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए? नंबर 1, पेटेंट योर इन्वेंशन। सो पेटेंट क्या है? एक राइट होता है जो कि किसी न्यू इन्वेंशन से रिलेटेड होता है, एंड ये इन्वेंटर को क्या ग्रांट करता है? सोल राइट, कि वही पर्सन क्या कर सकता है, उसको बना सकता है, यूज कर सकता है, एंड उस इन्वेंशन को सेल कर सकता है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वैलिडिटी पीरियड जो होता है पेटेंट का इंडिया में, दैट इज 20 ईयर्स, यानी कि जब आप जो पेटेंट एप्लीकेशन को आपने फाइल कर दिया है उस डेट से अगले 20 ईयर्स तक आपके पास जो पेटेंट राइट की वैलिडिटी है वो रहती है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट योर आर्ट एंड पब्लिकेशन। कॉपीराइट भी एक लीगल राइट है जो किसी भी पर्सन को, जो लॉ है हमारा वो ग्रांट करता है, या किसी भी क्रिएटर को, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल वर्क है क्रिएटर का, उसके रिगार्डिंग एक लीगल राइट हमारा लॉ ग्रांट करता है, विच इज़ नोन एज कॉपीराइट। तो जो राइट्स हम कॉपीराइट लॉ के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो क्या प्रोहिबिट करते हैं? दूसरे पर्सन को प्रोहिबिट करते हैं कि वो किसी पर्सन की वर्क की कॉपी क्रिएट करे या उस वर्क को ट्रांसलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करे टू दी पब्लिक। लीगल एक्शन लिए जा सकता है अगर कोई पर्सन क्या करता है, किसी भी दूसरे क्रिएटर की ओरिजिनल वर्क की कॉपी करता है एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर और द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जितने भी आर्टिस्टिक एंड लिटरेसी क्रिएशन है, सच एज नॉवेल्स, प्लेस, पोएम, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, आर्किटेक्चर, डिजाइन, सब इंक्लूडेड है। ओके, सो कॉपीराइट ऑफ अ वर्क लास्ट फॉर मोर देन 70 ईयर्स। किसी भी वर्क की जो कॉपीराइट होती है वो मोर देन 70 ईयर्स तक की उसकी वैलिडिटी होती है, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। ओके, नेक्स्ट इज रजिस्टर योर ट्रेडमार्क। इसके थ्रू आप अपने ब्रांड नेम, लोगो, पैकेजिंग एंड जो भी बाकी डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफी को रिमार्क करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से या सेलर से। ओके, वैलिडिटी पीरियड जो ट्रेडमार्क का होता है दैट इज 10 ईयर्स एंड इसको आप रिन्यू भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू साइबर क्राइम। व्हाट इज इट? साइबर क्राइम इज एन इलीगल एक्टिविटी। साइबर क्राइम एक इलीगल एक्टिविटी है जो कि इंटरनेट के थ्रू करी जाती है। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे कोई पर्सन आपके ईमेल आईडी या पासवर्ड को स्टील कर सकता है एंड फिर उसको फेक ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ कर सकता है टू द पीपल कंटेनिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और विनिंग अ लॉटरी एक्सेट्रा। ओके, चलो फिर उसके बाद आपके कुछ क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट भी होते हैं, इंटरनेट फ्रॉड होते हैं, लाइक ऑर्डरिंग गुड्स इन योर नेम, एक्सट्रैक्टिंग द मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। ओके, फॉर्जरी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को इमिटेट किया जाता है, या करेंसी, objects of other people with bad intentions, harassing others and mischief, monitoring by sending threatening messages, all of which come under the jurisdiction of Indian Penal Code IPC, currently BNS, that is भारतीय न्याय संहिता। ओके, सो साइबर क्राइम्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, ओके, एंड सेकेंड इज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। So first of all, we have to discuss the safety measures while using computer and internet. So जब भी हम कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज़ करते हैं, so क्या safety measures which we should keep in our mind? Number 1, minors. जो भी माइनर्स होते हैं यानी कि अंडर 18 होते हैं, उनको हमेशा इंटरनेट सर्फिंग किसी अपने पेरेंट के सुपरविजन के अंडर करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड डिसाइड एंड सजेस्ट एज अप्रोप्रिएट साइट्स टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को क्या डिसाइड एंड सजेस्ट करना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स होती हैं अपने बच्चों के लिए। फिर जो अटैक्स हैं आपके हैकर्स या क्रैकर्स के, इनके जो चांसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होते हैं, एंड द मोर द कैरेक्टर्स, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जिसके अंदर लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स, इन सब का यूज़ किया जाता है इफ़ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज़ अलाउइंग यू। नेक्स्ट, टू अवॉइड लूजिंग डेटा प्राइवेसी। ओके, अपने डेटा की प्राइवेसी को लूज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, वो लूज़ ना हो इसे अवॉइड करने के लिए जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर, आपको इंक्रिप्शन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक रीडेबल कोड में। ओके, एंड रिजल्ट क्या होता है? आपकी इनक्रिप्टेड फाइल होती है जिसको नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। तो रिसीविंग एंड पे, यानी कि जब आपको एक इनक्रिप्टेड फाइल रिसीव होती है, उसमें वहाँ पे जाने के बाद एक प्रोसेस वो सफ़र करती है जिसको आप डिक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें आपके जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है वो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हम अपने कंप्यूटर को ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट के लिए भी सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम है वो रोबस्ट हो जाए।
नेक्स्ट, टेकिंग रेगुलर डेटा बैकअप। आपको रेगुलर डेटा बैकअप लेना चाहिए। ये एक प्राइमरी एंड मोस्ट रिलायबल मेथड है डेटा प्रोटेक्शन का। जितने भी अनवांटेड या स्ट्रेंज ईमेल्स हैं, यू हैव टू इग्नोर देम। एंड जितने भी अटैचमेंट्स, लिंक या फॉर्म्स आते हैं ईमेल में किसी अननोन पीपल से, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या थोड़ा प्रिकॉशंस लेने हैं। मेक यूज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का आप यूज़ कर सकते हो। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो प्रिवेंट करती है अनऑथराइज पीपल को आपके सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करने से। ओके, ये आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी नेटवर्क के गेटवे पे, एंड देन वहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं which are defined by the user or the network administrator. So इन रूल्स के बिहाफ पर ही जो इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है वो सारा कंट्रोल किया जाता है। Now, next we come to digital footprint. So, as you know, footprint is the impression left by a foot or shoe on the ground or a surface. Similarly, a digital footprint is the impression or information about a person that exists on the internet because of his online activity. So, footprint क्या है? As you all know, footprint क्या होता है? जब भी एक person किसी ground या surface पे walk करता है, तो उसके जो foot के क्या left इंप्रेशन रह जाते हैं, दैट इज फुटप्रिंट। सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट भी क्या होता है? इंप्रेशन या इंफॉर्मेशन होती है उस पर्सन की जो आपके इंटरनेट पे ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, फिर ये इन्फॉर्मेशन को हम ऑनलाइन ट्रांसमिट कर सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाइल करके, ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कमेंटिंग ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, अपलोडिंग वीडियोस, डिजिटल इमेजेस। सो ये सब क्या है? डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, एंड ये सभी क्या एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो किसी दूसरे के लिए अवेलेबल हो सकती है उसका ट्रेल लेफ्ट कर देते हैं, एंड ये इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में लॉग हो जाती है। एक डिजिटल फुटप्रिंट को आप डिजिटल डोजियर भी कहते हैं। ओके, चलो नाउ डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी कैटेगराइज। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव डेटा ट्रेसेस। एक्टिव वर्स वो डेटा ट्रेसेस है जो यूजर इंटेंशनली लीव करता है, जैसे कि आपका ईमेल, चैट्स, फेसबुक एंड ब्लॉग पोस्ट, ये सब आपके वेज है जिसके थ्रू यूजर अपने एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज पैसिव डेटा ट्रेसेस। ये आपके किसी पर्सन से या इंडिविजुअल से कनेक्टेड होते हैं, एंड इसको कोई दूसरा पर्सन जनरेट करता है, ये गैदर किया जाता है किसी यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू विदाउट हिज ओन नॉलेज। ओके, सो फ्यू एक्टिविटीज जिसके थ्रू पैसिव डेटा ट्रेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, लाइक सर्फिंग द साइट फॉर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट के इम्प्लीकेशंस क्या है? सो एज डिस्कस्ड अबव, ऑल दी ऑनलाइन एक्टिविटी, जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है वो क्या किसी भी पर्सन के फुटप्रिंट्स को या इन्फॉर्मेशन को लीव कर देती है, एंड ये इन्फॉर्मेशन ट्रेसेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो बिफोर इंडल्जिंग इन एनी एक्टिविटी, सो कभी भी किसी दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज होने से पहले एक पर्सन को उसके आउटकम्स क्या होंगे उनके बारे में सोचना चाहिए। सो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे हमें गिवन है, जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं उस पर हमें फॉलो करना है। नंबर 1, नेवर पोस्ट एनी सिली और अब्यूसिव कमेंट। आपको कभी भी कोई सिली या अब्यूसिव कमेंट नहीं करना है किसी भी साइट पर, एंड जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट की, उन्हें आपका ट्यून ऑन रखना है इस तरीके से कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स आपके पोस्ट और पिक्चर्स को देख सके। नेक्स्ट, कभी भी आपको एक इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट पे लॉग ऑन नहीं करना चाहिए, कोई इनएप्ट पिक्चर को अपलोड नहीं करना है। ओके, एंड अवॉइड एक्सेप्टिंग द फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। किसी भी स्ट्रेंजर से अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट देम एनी हाउ। ओके, सो बी विजिलेंट एंड एक्स्ट्रा कॉशियस। हमेशा विजिलेंट एंड एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन हो, बिकॉज आपकी केयरलेसनेस एंड जो इग्नोरेंस है वो क्या एक नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ सकती है, जो इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, एंड इट कैन इवन अफेक्ट योर चांसेस ऑफ बीइंग एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज और गेटिंग अ जॉब। एंड इसके थ्रू आपके जो चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाए किसी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज या किसी एक अच्छी जॉब में, वो चांसेस भी आपके क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, अगर आप नेगेटिवली यूज़ किए जाते हो या आपके नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो ऑनलाइन मोड पर रह जाते हैं। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. We have discussed the various cyber crimes, their implications and their prevention. Okay, so I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.